बजट अगर पूरे व्यापार के क्षेत्र से समझना चाहते हैं तो अध्यक्ष से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। कैसा रहा बजट से? देखिए, ओवरऑल बजट की बात करें तो कोविड के बाद का एक जो बजट होना चाहिए था सभी सेक्टर्स के ऊपर में, जो हम लोगों ने सरकार को ध्यान देने की बात कही, तो वैसे सभी सेक्टर्स पे केंद्रीय स्तर पे ध्यान रखा गया है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, एग्रीकल्चर हो, अफोर्डेबल हाउसिंग हो, रियल इस्टेट हो, सभी सेक्टर्स पे अधिक से अधिक खर्च करने की बात कही गई है। और एक डेवलपमेंट जो इंस्टीट्यूशन इन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन बनाने की जो बात है, जिस पे 20,000 करोड़ रुपया खर्च करके और उसके बाद उसमें 5 लाख करोड़ रुपया और मार्केट में इन्फ्यूज़ करने की बात कही गई है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बजट के अंदर में सभी सेक्टर्स के लिए प्रावधान किया गया है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि अगर हम लोग झारखंड के परिप्रेक्ष्य में या ओवरऑल झारखंड को भी छोड़ दें तो उद्योग और व्यवसाय के परिप्रेक्ष्य में, जैसे एमएसएमई की अगर बात करते हैं तो डायरेक्टली उनके लिए कुछ नहीं देना एक निराशा का विषय है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर का हमारी जीडीपी के अंदर में एक बहुत बड़ा योगदान है। तो हम लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा कुछ किया जा सकता है कि जो नए एमएसएमई यूनिट्स आ रहे हैं उनको बहुत ही कम ब्याज दर पे, 3-4% ब्याज दर पे ऋण की सुविधा उपलब्ध हो। वेजेस के अंदर में ऐसे उद्योगों को इंसेंटिव दिया जाए, लेकिन डायरेक्टली नहीं दिया गया है। अच्छे की जो मैं बात कह रहा हूँ वो इसलिए कि सभी योजनाओं का जब पैसा खर्च होता है तो वो सारे स्टेट्स में होता है, सब योजनाएं कहाँ कहाँ लागू होती हैं। तो इसके अंदर में हमारी भी भूमिका है और राज्य सरकार की भी भूमिका है। हम हमेशा इन चीज़ों को कि कौन सी योजनाएं हमारे झारखंड में लाई जा सकती है, उसके लिए चूँकि राज्य सरकार को भी काफ़ी प्रयास करने होंगे कि जितनी भी योजनाएं घोषणा हुई इसमें से हम लोग झारखंड में क्या ला सकते हैं, सो दैट कि उस योजना पे खर्च होने वाले पैसे का एक बड़ा हिस्सा कम से कम हमारे राज्य में आए तो आपके राज्य का ओवरऑल विकास होगा और उद्योग व्यवसाय और एमएसएमई तो पनपेंगे ही। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, अभी टेक्सटाइल पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा जो 7 राज्यों में प्रपोज किया है माननीय महोदय ने, तो क्यों नहीं हमारी सरकार की तरफ से एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया जाए कि हम लोग वो रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करें और एक मेगा फूड पार्क हमें मिले यहाँ पे झारखंड में भी। दूसरे और भी जो पाइपलाइन, जो गैस पाइपलाइन की जो स्कीम्स आई है, जल मिशन की जो स्कीम्स आई हैं, तो उन स्कीम्स को हम कैसे झारखंड में लें, कैसे यहाँ के लोगों को फ़ायदा दें और कैसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च हमारे राज्य में हो, ये राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो पत्राचार करके केंद्र के माध्यम से हम लोग उन पैसों को यहाँ ला सकते हैं। हमारा भी इसके अंदर में एक बहुत बड़ी भूमिका, और हम लोग निरंतर लिखते रहते हैं और इस बजट के ऊपर में भी किन योजनाओं को हम लोग झारखंड में किस तरीके से ला सकते हैं, अवश्य वो सुझाव हम लोग उनको भी लिख करके भेजेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो फ्यूचरिस्टिक बजट है, लॉन्ग टर्म सभी सेक्टर में, चूँकि अभी आवश्यकता देखिए कोविड के बाद से एक कैश क्रंच की जो स्थिति पैदा हो गई थी, तो बजट को देखने से महसूस होता है कि सभी जगहों पे पैसे को इन्फ्यूज़ करने की इकोनॉमी में जो है एक पहल की गई है। तो कहीं ना कहीं आने वाले 2-4 साल में हम लोग धीरे धीरे जो है एक भारत की अर्थव्यवस्था जो है वी शेप रिकवरी की ओर हम लोग बढ़ेंगे, और उम्मीद है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम लोग कहीं आकर के उसको हम लोग पूर्ण कर पाए। जब मैं बजट सुन रहा था तो जीएसटी पर बात हुई कि जीएसटी को और सरल करने की कोशिश की जाएगी। अभी भी कौन कौन सी परेशानियां हैं जिसे सरल करने की ज़रूरत है? देखिए, जीएसटी के सरलीकरण की जो बात कही गई है, उसमें ना फ्रेमवर्क क्लियर नहीं किया गया है कि सरलीकरण किस तरीके से किया जाएगा। ये हमारी चिंता का विषय है। हालांकि हम लोगों ने सुझाव भेजे थे अपने बजट के प्रस्ताव में कि आप एक संयुक्त समिति का गठन करें जिसके अंदर में जीएसटी काउंसिल के अंदर में स्टेक होल्डर्स मीन्स हम व्यवसायी उद्यमी हैं, वैसे ऑर्गेनाइजेशंस भी उस समिति के अंदर में सदस्य हों, क्योंकि हमसे बेहतर सुझाव आपको कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि हम ग्राउंड रियलिटी जानते हैं। तो हालांकि वैसी कोई समिति की बात इस बजट में भी नहीं आई, और सरलीकरण कैसे किया जाएगा इस पे भी बात नहीं है। हमारे जीएसटी जब आई थी तो उसमें जब अमेंडमेंट्स हो रहे थे तो वाकई सरलीकरण के लिए हो रहे थे, लेकिन विगत दिनों में अभी जितने भी जीएसटी के अंदर में चेंजेज आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जीएसटी को वापस जटिल बना रहे हैं। और कुछ एक नियम तो ऐसे आए हैं कि जीएसटी ऑनलाइन की बदले ऑफलाइन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन की उसमें अभी जो नया
प्रावधान आया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए अगर ऑफिसर उसके अंदर में अगर एक मार्क कर दे तो आपको ऑफिस में जाके उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों? जब हम लोग ह्यूमन इंटरफेरेंस की बात कम करते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, तो क्यों आप ऐसे नियम वापस ला रहे हैं कि वापस से ह्यूमन इंटरफेरेंस को उसमें बढ़ाया जाए और जो हिडन चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए किसी भी विभाग में जब ह्यूमन इंटरफेरेंस बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं करप्शन बढ़ता है। तो ये है ई वे बिल के नियमों को जो सख्त किया गया, अभी 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर किया गया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आप वहाँ पे खोजिए जहाँ इन्फिल्ट्रेशन है और जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे फेक इनवॉइसेस के साथ में कुछ हो रहा है, हम उसके अंदर में कभी भी मना नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे प्रावधान नहीं लाए जाने चाहिए जो कि आप 1% 2% लोगों को पकड़ने के लिए बाकी 98% लोगों को उस दायरे में ले आए और उनके लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो एक सपना रह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जीएसटी का जो सरलीकरण होना है वो किस क्षेत्र में होना है, इसे लेकर आपके मन में भी सवाल है कि क्या उसमें सुधार होना है, तो किस क्षेत्र में होना है, क्या सुधार लाया जाएगा, इसे लेकर स्पष्ट नहीं है। देखिए इस पर हमें तो पता है कि किन किन क्षेत्रों में ये जो नियम आए हैं इनको सरलीकरण, लेकिन सरकार उसको सरलीकरण जो बजट में बात कही गई है कि हम सरलीकरण करेंगे, तो हमने यही इसीलिए बात कही कि स्टेक होल्डर्स की एक संयुक्त समिति का गठन होना चाहिए, सो दैट कि हम आपको बताएं कि आपको क्या क्या चीज़ों को सरलीकरण करने की आवश्यकता है। आपने अभी कहा हम सरलीकरण करेंगे, वो आपकी कमेटी करेगी। अब हम किस क्षेत्र में चाहते हैं और आप उसमें क्या सरलीकरण करना चाहते हैं, या आप जो सरलीकरण बोलते हैं वो हमारे लिए जटिल है या सरल है, ये यहाँ पे एक कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। तो इसके लिए जब भी हो एक संयुक्त कमेटी का गठन होना चाहिए जिसमें स्टेक होल्डर्स हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से एक सदस्य लिए जाएं और जीएसटी काउंसिल के सदस्य हों, और तब जाकर के हम लोग जब कम्युनिकेशन रखेंगे आपस में और परेशानियां जो हैं वो हम लोग जब दे पाएंगे तो एक्चुअल सरलीकरण किसको बोलते हैं वहाँ तक हम लोग पहुँच पाएंगे। अच्छा, एक और सवाल, जैसे आप कह रहे थे एमएसएमई में जो है वो बहुत उनका नाम नहीं लिया गया, उनके बारे में चर्चा नहीं हुई, तो ओवरऑल कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसको इस जीएसटी से बहुत फ़ायदा मिला है, जिसके बारे में जिक्र हुआ है और उस क्षेत्र को इस बजट का लाभ मिलेगा? देखिए क्षेत्र स्पेसिफिक तो एमएसएमई के लिए बजट में एज सच कोई भी वैसा प्रावधान हम लोगों को देखने को नहीं मिला है, लेकिन ओवरऑल योजनाओं के मद के अंदर में जितना खर्च होता है, तो जिस तरीक़ा से आज हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स को जितना प्रावधान किया गया है, तो वैसे सेक्टर्स के अंदर में जितने भी एमएसएमईज आने वाली हैं उनको रियल रूप में फ़ायदा होने वाला है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब करीब सभी क्षेत्रों को मैंने जैसा देखा कि टच किया गया, एयरपोर्ट्स हो, रेलवे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, तो उसके अंदर में जो एक निर्माण कार्य के अंदर में आने वाले जो भी एमएसएमईज होंगी, उनके लिए भी एक विशेष तौर पर जब योजनाओं पे खर्च होगा तो उनको भी एक बूस्टअप मिलेगा। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो करीब करीब सभी सेक्टर्स को टच करने की कोशिश किया गया, तो मैंने इसीलिए कहा कि इनडायरेक्ट वे में वैसे एमएसएमईज को भी फ़ायदा मिलेगा, बट एक डायरेक्ट बेनिफिट की जो बात कहीं ना कहीं होनी चाहिए थी वहाँ पे लैकिंग है। अच्छा, मेरा अगर आप रेट करना चाहें इस पूरे बजट को 1 to 10 स्केल पे, तो क्या नंबर देंगे आप? देखिए ओवरऑल अगर मेरे से आप पूछिएगा तो मैं मिक्स कहूँगा, चूँकि रेट करना ये कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ तो इकोनॉमिस्ट पे हम लोग छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको बस ये आपका जो क्षेत्र है इंडस्ट्रीज का, उस हिसाब से रेट करने के लिए कह रहे हैं। अगर उस क्षेत्र से कहें तो थोड़ा एवरेज से ऊपर ही हम लोग रखेंगे इसको, कि 6, 5.5, 6 कोशिश की है सरकार ने इसको एक एवरेज से ऊपर रखने की, तो ओवरऑल एक मिक्स से थोड़ा ऊपर आप इसको रख सकते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।